हेलो 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 हेलो, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपने पठन पाठन में लगे भिड़े होंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। चल क्यों नहीं रहा है? नेट का इशू है। चल रहा है क्लास? अच्छा, जितने लोगों का क्लास अच्छे से चल रहा है एक बार एक टाइप कर दो जल्दी से। अगर क्लास अच्छे से चल रहा है तो जल्दी से एक बार एक टाइप कर दो, फिर चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखो क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है दोस्त मेरे, पहला प्रश्न कहता है कि यदि 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 प्रत्येक कोशिका के परितः अपने तत्वों के बाहरी पर्यावरण से पृथक रखने के लिए एक डैश होता है। प्रत्येक कोशिका, चाहे वो पादप कोशिका हो चाहे वो जंतु कोशिका हो, क्या होता है जल्दी से बताओ। प्रत्येक कोशिका को हो रहा है। प्रत्येक कोशिका का मतलब पादप और जंतु दोनों की बात हो रही है। पादप की भी बात हो रही है और जंतु कोशिका की भी बात हो रही है। तो कहता है प्रत्येक कोशिका के परितः अपने तत्वों के बाहरी पर्यावरण को पृथक रखने के लिए झिल्ली होता है। प्रत्येक कोशिका को झिल्ली होता है। कोशिका भित्ति तो केवल प्लांट में होता है, केवल पादप में होता है, केवल पादप में होता है कोशिका भित्ति। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का निर्माण कौन करता है दोस्त मेरे? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। केंद्रक को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। केंद्रक को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। केंद्रक को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी। बताओ, क्रेब चक्र भी इसी में होता है। कितना बार पढ़ाएं हम आपको? क्रेब चक्र जो है, क्रेब चक्र इसी में पाया जाता है। क्रेब चक्र इसी में पाया जाता है। झिल्ली कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। पादप की सेलुलोज की और जीवाणु की पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। अगला बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में काम करता है? कौन ऐसा है जो सूचना स्रोत के रूप में काम करता है? डीएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड? जल्दी बताओ, कौन सूचना स्रोत के रूप में? आज मेरा एग्जाम था, आपका पढ़ाया हुआ आया, आपसे जरूर मिलेंगे। बहुत बढ़िया दोस्त मेरे, एकदम उम्मीद करेंगे कि आप जरूर मिलने आइएगा। फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है कोशिका झिल्ली। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होता है वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है। आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये सूचना का स्रोत है, सूचना का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, ये ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। अब बताओ तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन, पाचन जो है वो कहां होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन, एक ऑप्शन है मुख में होता है और दूसरा ऑप्शन है बड़ी आंत में होता है। बताओ, मुख में होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कहां शुरू हो जाता है? पाचन शुरू कहां हो जाता है? एगो मुख में या बड़ी आंत में? जल्दी बताओ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कहां हो जाता है? आप मेरा नाम लीजिए, विशाल कुमार सिंह जी, लीजिए आपका नाम ले लिए। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां शुरू हो जाता है? जल्दी से बता दो, मुख में या बड़ी आंत में? जल्दी से बता दो, व्हाट इज द आंसर? कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है दोस्त मेरे मुख में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां शुरू हो जाता है? मुख में शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है कहां? मुख में। अच्छा बताओ, कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट जब आयोडीन से अभिक्रिया करता है तो कौन सा रंग देता है? एक ऑप्शन है नीलाभ काला रंग देता है, नीलाभ काला रंग देता है, और दूसरा ऑप्शन है काला रंग देता है। जल्दी से बता दो, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट होता है आयोडीन की सहायता से। कार्बोहाइड्रेट टेस्ट होता है दोस्त मेरे आयोडीन की सहायता से। अब जल्दी से बता दो, कार्बोहाइड्रेट आयोडीन से अभिक्रिया करेगा, नीलाभ काला या काला रंग देगा? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? अमीबा के बारे में बताइए। अमीबा के बारे में वही क्वेश्चन आया था दोस्त मेरे, द्विविखंडन होता है और इसका आकार अनियमित होता है। अमीबा और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। देखो, एक बच्चा का अमीबा कल आया था, बताइए अमीबा की अगर हम बात करें, अमीबा के बारे में हम सब पढ़ा दिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वन शॉट डाले हुए थे। इसका हाँ, इसका आंसर हो जाएगा नीलाभ काला रंग देता है। इस अमीबा की अगर हम बात करें, अमीबा अलैंगिक प्रजनन करता है, अलैंगिक प्रजनन करता है। दूसरा द्विविखंडन होता है, द्विविखंडन होता है, द्विविखंडन होता है, अलैंगिक प्रजनन करता है, द्विविखंडन होता है, अनियमित आकार होता है, अनियमित आकार होता है, अनियमित आकार होता है। जल्दी से लिख लो। गुरुजी 70 नंबर आ रहा है, एकदम वेरी गुड, आई लव यू गुरुजी, लव यू टू मेरा भाई, एकदम लव यू। अलैंगिक प्रजनन करता है, द्विविखंडन होता है, अनियमित आकार होता है। किसका? अमीबा का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है मुख में। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, सबसे अधिक ऊर्जा वसा देता है। सबसे अधिक ऊर्जा कहां कौन देता है? वसा देता है। प्लांट और एनिमल सेल के बारे में भी आया था, तो बता ही दिए थे, उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया था। कार्बोहाइड्रेट और आयोडीन नीलाभ काला रंग देता है। अब फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनता है कोशिका झिल्ली। समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की क्या हो जाती है? जल्दी से बता दो। समसूत्री में बराबर हो जाता है, अर्धसूत्री में आधा हो जाता है। कितना बार बताएं? अर्धसूत्री में आधा हो जाता है। और दोस्त मेरे, आधा ये जनन कोशिकाओं में होता है, जनन में होता है। और समसूत्री की अगर हम बात करें तो देहिक कोशिका यानी देह का विकास और घाव जो होता है, यह समसूत्री विभाजन के उदाहरण हैं। हो गया? अगला बताओ, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? बताओ जल्दी से।
थोड़ा सा नेट का इशू है दोस्त मेरे, इसको परमानेंट ठीक करो दोस्त मेरे। बताओ जल्दी से, हमारे शरीर में के गति के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेवार है, जल्दी से बता दो। इसमें बहुत बच्चा तंत्रिका मारता है, बहुत बच्चा मांसपेशिया उत्तक मारता है। यहां आंसर हो जाएगा दोस्त मेरे मांसपेशिया उत्तक। दोनों साथ में रहता है तो दोनों साथ में हो जाता है। इपिथीलियम टिश्यू उपकला उत्तक की अगर हम बात करें, उस अंग में पाया जाता है जिसको बाहर से नुकसान हो, उस अंग में जिसको बाहर से नुकसान हो, जिसको बाहर से नुकसान हो, उस अंग में जिसको बाहर से नुकसान हो, उस अंग में जिसको बाहर से नुकसान हो। तंत्रिका उत्तक की अगर हम बात करें, तंत्रिका उत्तक जो होता है दोस्त मेरे, ये सबसे कम रीजनरेशन इसी में होता है, सबसे कम रीजनरेशन इसी में होता है। सबसे अधिक रीजनरेशन लीवर में होता है, सबसे अधिक रीजनरेशन लीवर में पाया जाता है। इसलिए लीवर अगर कट भी जाएगा तो फिर से नया लीवर बनने में बहुत अधिक समय नहीं लगता है। संयोजी उत्तक, रक्त जो है वो संयोजी उत्तक है, रक्त जो है ये संयोजी उत्तक है, इवन ये तरल संयोजी उत्तक है। अगला, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, बताओ कौन सा कोशिकांग जो है, ये वैक्यूल्स जिसको आप कहते हैं, ये संकुचनशील वैक्यूल्स जो है, ये जल फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनता है कोशिका झिल्ली। समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की क्या हो जाती है, जल्दी से बता दो। समसूत्री में बराबर हो जाता है, अर्धसूत्री में आधा हो जाता है। कितना बार बताएं, अर्धसूत्री में आधा हो जाता है। और दोस्त मेरे आधा ये जनन कोशिकाओं में होता है, जनन में होता है। और समसूत्री की अगर हम बात करें तो देहिक कोशिका यानी देह का विकास और घाव जो होता है ये समसूत्री विभाजन के उदाहरण हैं। हो गया। अगला बताओ, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है, बताओ जल्दी से। थोड़ा सा नेट का इशू है दोस्त मेरे, इसको परमानेंट ठीक करो दोस्त मेरे। बताओ जल्दी से, हमारे शरीर में के गति के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेवार है, जल्दी से बता दो। इसमें बहुत बच्चा तंत्रिका मारता है, बहुत बच्चा मांसपेशिया उत्तक मारता है। यहां आंसर हो जाएगा दोस्त मेरे मांसपेशिया उत्तक। दोनों साथ में रहता है तो दोनों साथ में हो जाता है। इपिथीलियम टिश्यू उपकला उत्तक की अगर हम बात करें, उस अंग में पाया जाता है जिसको बाहर से नुकसान हो, उस अंग में जिसको बाहर से नुकसान हो, जिसको बाहर से नुकसान हो, उस अंग में जिसको बाहर से नुकसान हो, उस अंग में जिसको बाहर से नुकसान हो। तंत्रिका उत्तक की अगर हम बात करें, तंत्रिका उत्तक जो होता है दोस्त मेरे, ये सबसे कम रीजनरेशन इसी में होता है, सबसे कम रीजनरेशन इसी में होता है। सबसे अधिक रीजनरेशन लीवर में होता है, सबसे अधिक रीजनरेशन लीवर में पाया जाता है। इसलिए लीवर अगर कट भी जाएगा तो फिर से नया लीवर बनने में बहुत अधिक समय नहीं लगता है। संयोजी उत्तक, रक्त जो है वो संयोजी उत्तक है, रक्त जो है ये संयोजी उत्तक है, इवन ये तरल संयोजी उत्तक है। अगला, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, बताओ कौन सा कोशिकांग जो है, ये वैक्यूल्स जिसको आप कहते हैं, ये संकुचनशील वैक्यूल्स जो है, ये जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। संकुचनशील वैक्यूल्स बोलते हैं इसको। वैक्यूल्स ऐसे भी जल की मात्रा को बनाए रखता है। खाद्य रसधानी होगा नहीं। कोशिका द्रव्य की अगर हम बात करें, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म हो गया, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा के ऊपर जो झिल्ली होगा, या प्लेज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली का ही दूसरा नाम है। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय पक्षमाभी जीव है, बताओ एक कोशिकीय जीव है, जल्दी से बता दो व्हाट इज द आंसर। कौन एक कोशिकीय पक्षमाभी जीव है? पक्षमाभी जीव है दैट इज पैराम्यूसियम। एक कोशिकीय जीव कहता था, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होता है? कौन ऐसी प्रक्रिया है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होता है? क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करता है, 100% ये सही है। फिर कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन से नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के से कार्बोहाइड्रेट बनता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, एकदम करता है प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। फिर कहता है जल के अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन होता है, एकदम सही बात है, जल के अणु से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन होता है, ये गलत है, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल इज रॉन्ग। डी जल के अणु से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन होता है, एकदम सही है, ऑक्सीजन इसी से मिलता है, जले से मिलता है, जले से मिलता है, तो बी फॉर बॉल। ई कर कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन से कैसे कार्बोहाइड्रेट बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनता है,
देखो ये रिएक्शन होता है प्रकाश संश्लेषण की, अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन होता है CO2 H2O से अभिक्रिया करेगा और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये दे देगा C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। और ये जो देख रहे हैं आप, ये CO2 से बनता है कार्बोहाइड्रेट और ये H2O से बनता है दोस्त मेरे ऑक्सीजन। H2O से बनता है ऑक्सीजन, CO2 से बनता है कार्बोहाइड्रेट, H2O से बनता है ऑक्सीजन। और सूर्य का प्रकाश कितना परसेंट लेता है? ये 1% लेता है। सूर्य का प्रकाश कितना परसेंट लेता है दोस्त मेरे? 1% लेता है। जल्दी से लिख लो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताओ अगला क्वेश्चन, कौन सा अंगक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? बताओ, हरित लवक ले लो, कोशिका भित्ति ले लो, ये दोनों पादप कोशिका में ही पाया जाता है। हरित लवक और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। हरित लवक का काम है प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण पादपे में होता है, बाद बाकी सब दोनों में पाया जाता है। अगला 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 क्वेश्चन का आंसर बताओ। मेंडल के आनुवांशिकी का सिद्धांत किस पर आधारित है? चलो बताओ। मेंडल का आनुवांशिकी का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। लैंगिक जनन पर, लैंगिक जनन की अगर हम बात करें, लैंगिक जनन में मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों भाग लेता है लैंगिक जनन में। मेल और फीमेल दोनों भाग लेता है लैंगिक जनन में। और लैंगिक जनन जो होता है वो दोस्त मेरे धीमा होता है, धीमा होता है। इसमें विविधता अधिक पाई जाती है, इसमें विविधता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, इसमें विविधता पाई जाती है। और अलैंगिक जनन की अगर हम बात करें, मेल या फीमेल भाग लेता है, मेल या फीमेल भाग लेता है, कम समय में होता है, कम समय में होता है, कम समय में होता है। अब बताओ आंसर। मेंडल के आनुवांशिकी का सिद्धांत किस पर आधारित है? व्हाट इज द आंसर? 30 तारीख को मेरा एग्जाम है गुरुजी, एकदम बेस्ट ऑफ लक है दोस्त मेरे। सर मेरा एग्जाम डेट नहीं आया है, सबका आ जाएगा, काहे टेंशन ले रहा है? जल्दी बताओ। अगला, जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? जठर रस की अगर हम बात करें, जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? जल्दी से बताओ। जठर रस का सबसे पहले तो पीएच बता दो कितना होता है। जठर रस का पीएच बताओ कैसा होता है। नेट का प्रॉब्लम है क्या रे? जल्दी बताओ। जठर रस का क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? कितना होता है? जल्दी से बता दो। जठर रस जो होता है दोस्त मेरे अम्लीय होता है। जठर रस की अगर हम बात करें, ये अम्लीय होता है। जठर रस की अगर हम बात करें, ये अम्लीय होता है। और अम्लीय होगा तो ABR होगा, ABR होगा, यानी एसिड जो है ये ब्लू टू रेड कर देगा। एसिड जो है ये ब्लू टू रेड कर देगा, या नीले को लाल कर देगा, अर्थात ये लाल हो जाएगा। एसिड ब्लू टू रेड कर देगा, अर्थात नीले को क्या कर देगा? लाल कर देगा, अर्थात लाल हो जाएगा। और ये इसका पीएच 1.2 से के आसपास होता है। इसका पीएच कितना होता है दोस्तों? 1.2 के आसपास होता है, 1.2 से 1.5 तक। तो इसका मतलब 7 से कम है, अम्लीय होगा, तो नीले को क्या कर देगा? लाल कर देगा। कहता पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। पाचन ग्रंथि और उनके एंजाइम से संबंधित गलत युग्म का चयन कीजिए। चलिए कीजिए जल्दी से चयन। लार ग्रंथि टिप्सिन साफे गलत है। बाकी सब देखो, यकृत पित्तरस का स्राव करता है, जठर ग्रंथि पेप्सिन हो जाएगा। अग्नाशय से, अग्नाशय का स्राव होता है यकृत से, ये जमा होता है पित्ताशय में। इसका काम है दोस्त मेरे वसा का पाइसीकरण करना। इसका काम है वसा का क्या करना? पाइसीकरण करना। अगला बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं में विद्यमान होता है? तो सब बता देगा। लाल रक्त कणिका आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी में सबको पता है हीमोग्लोबिन होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। मेलानिन जो होता है ये रंग देता है आपकी त्वचा को।
शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु समान त्वरण। देखो अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जा रही है, तो इसका कुल त्वरण जो होता है, कुल त्वरण और कुल ऊर्जा का मान जो होता है, त्वरण और कुल ऊर्जा कह सकते हैं, त्वरण और कुल ऊर्जा जो होता है ये हमेशा नियत रहता है। तो कहता है नियत मतलब समान रहता है, अर्थात नहीं बदलता है। और जैसे ही नीचे की ओर आता है तो हाइट घटता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का मान घटता है, काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ता है, टोटल एनर्जी का मान कांस्टेंट रहता है। हाइट घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। वो नीचे से ऊपर जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का मान दोस्त मेरे घटेगा, और टोटल एनर्जी जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। टोटल एनर्जी जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन गुणसूत्र से पूछा था, आपको पता होगा गुणसूत्र के बारे में। नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाएगा ना, त्वरण और कुल ऊर्जा लगभग कुल ऊर्जा तो पूरा नियत रहता है, त्वरण भी लगभग नियत रहता है। जैसे से हाइट घटेगा पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। जैसे से ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, कुल ऊर्जा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। व्हाट इज द आंसर? आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समानांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है जब पिंड क्या होगा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द आंसर? अगर कोई पिंड देखो ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, फिर 4 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 6 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 8 मीटर पर सेकंड हो गया। क्वेश्चन कह रहा है किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समानांतर माध्य द्वारा दिया जाएगा, समानांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है, तब पिंड क्या होगा? जब किसी पिंड का औसत वेग से क्वेश्चन आ रहा है दोस्त मेरे, औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समानांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है, तो औसत निकालिए। 4 2 6 बटा 2 3, 6 4 10 बटा 2, तो 5 8 6 14 बटा 2, तो 7। यहां निकालिए ना, औसत निकालिएगा तो 4 में से 2 गया, यहां हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ई भी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ई भी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर समय का मान 1 ले लेते हैं, क्वेश्चन पढ़िए क्या होता है, क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समानांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है, इसका मतलब कोई भी पिंड वो एक समान त्वरण से गतिमान है, वो एक समान त्वरण से गतिमान होगा तभी ऐसा होगा। आज का एग्जाम में सेल और प्लांट किंगडम से पूछा था, एकदम पूछा होगा। सेल और प्लांट किंगडम का हम अलग अलग वीडियो बना दिए हैं। एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गिराया जाता है, चलो गिरा देते हैं। जी का मान दे दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गिराया गया। 3 सेकंड के पश्चात, टाइम का मान है 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा, भी का मान क्या हो जाएगा। यू का मान सबको पता है 0 होता है जब ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो भी बराबर हो जाएगा यू प्लस जी टी। भी बराबर यू 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 का मान 0 हो गया, जी का मान 9.8 हो गया, टी का मान 3 हो गया। 9 या 27 29.4 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। 29.4 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। देख लो, भी बराबर यू प्लस जी टी हो जाएगा, ऊपर से नीचे गिराएंगे, यू का मान 0, जी 9.8, टी 3 सेकंड, भी का मान निकाल। ये दोस्तों सुपर फास्ट रिवीजन है ये जो अभी हम करवाते हैं। निम्न परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है, बताओ जल्दी से। नकारात्मक बल द्वारा किया गया कार्य बताओ किसमें होगा, जल्दी। बल के दिशा में विस्थापन होगा, इसका मतलब थीटा का मान 0 डिग्री होगा, और थीटा का मान जब 0 होगा, W बराबर एफ एस कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो ये कार्य का मान हो जाएगा महत्तम, क्योंकि W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। और अगर दोनों कार्य एक दूसरे के विपरीत होगा तो थीटा का मान हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा तो कार्य का मान हो जाएगा ऋणात्मक। कार्य का मान क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, ऋणात्मक। क्यों हो जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि cos 180 माइनस 1 होता है। और अगर थीटा का मान हो गया 90 डिग्री, अगर थीटा का मान हो गया 90 डिग्री, थीटा का मान हो गया 90 डिग्री, तो कार्य का मान हो जाएगा 0। यही 3 कंडीशन है। अब जल्दी से बना दो, जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। कहते हैं निम्न परिस्थितियों में से किसमें नकारात्मक बल द्वारा कार्य, नकारात्मक मतलब हो गया दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी घर्षण बल द्वारा कार्य। तो घर्षण बल द्वारा जब कोई वस्तु दिशा के लंबवत होगा, जब कोई वस्तु दिशा कोण पर स्थानांतरित होगा, जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होगा, तब होगा कार्य का मान ऋणात्मक।
अगर बल और बल के दिशा में विस्थापन होगा थीटा का मान 0, कार्य महत्तम होगा, और बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में होगा, थीटा 180 डिग्री होगा, कार्य ऋणात्मक होगा, और दोनों अगर 90 डिग्री पर होगा तो कार्य का मान 0 होगा। अगला बताओ, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया बताओ सदैव एक ही वस्तु पर सदैव भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। इसलिए तो कहते हैं बल कभी अकेले नहीं होता, बल हमेशा जोड़े में होता है। सारा क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान से था सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक विद्युत जल तापक इलेक्ट्रिक वाटर हीटर विद्युत ऊर्जा को डैश ऊर्जा में ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा देते हैं, उससे ऊष्मा ऊर्जा निकल जाता है, तो विद्युत ऊर्जा किसमें बदल देता है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। इज राइट आंसर। अगला 15 केजी 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, स्थितिज ऊर्जा उठान रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जाएगा तो कार्य का मान ऋणात्मक होगा, और नीचे की ओर जाएगा तो कार्य का मान धनात्मक होगा, कार्य का मान धनात्मक होगा। तो बताओ इतना उठाया जा रहा है, उठाएंगे तो ऋणात्मक होगा, तो पहले निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा mgh, m का मान है 15, g का मान है 10, h का मान भी है 10, 15 देन 150 यानी 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा जूल। लेकिन दोस्त उठा रहा है तो निगेटिव हो जाएगा, उठा रहा है तो निगेटिव हो जाएगा। इज द राइट आंसर। होगा ऊपर की ओर उठाएगा निगेटिव होगा, नीचे की ओर जाएगा पॉजिटिव होगा। बच्चा -150 कैसे मार दिया, सी नंबर तो हमको आ रहा है। अगला एकदम सी नंबर, मुझे विश्वास है कि सर मेरा नाम लेकर मुझे आशीर्वाद देंगे, नीरज कुमार जी, लीजिए दे दिए। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल डैश होता है। देखो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की ओर लगता है, और कह रहा है जब विपरीत फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाएगा, तो ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ही ना बल लगेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा अगर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो गति होगा ऊपर की ओर, गति होगा ऊपर की ओर, तो बल जो लगेगा वो विपरीत दिशा में लगेगा, गति के विपरीत, गति के दिशा के विपरीत लगेगा। आंसर हाँ मार के देता है चलवा सब सरिया। गति की दिशा के क्या लगता है, विपरीत लगता है। गति की दिशा क्या लगता है, विपरीत लगता है। अगला बताओ, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। वृत्ताकार पथ पर जब घुमाया जाएगा शून्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन का मान 0 हो जाएगा। विस्थापन का घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। वृत्ताकार पथ पर अगर घुमाएंगे तो कार्य का मान 0 हो जाएगा। अगला, पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है। कोई भी अगर होगा तो यह अभिकेंद्र बल होगा। कोई भी ग्रह चक्कर लगाता है अभिकेंद्र बल। अपकेंद्र बल की अगर हम बात करें ये काल्पनिक बल है, अपकेंद्र बल की अगर हम बात करें ये काल्पनिक बल है, काल्पनिक बल है। वॉशिंग मशीन से कपड़े का साफ होना, दूध से मक्खन का अलग होना, दूध से मक्खन का अलग होना, ये सब जो है अपकेंद्र बल है। कैरियोलिस फोर्स के कारण ही पृथ्वी सूर्य अपने अक्ष पर घूमती है। चलिए बताओ, अभिकेंद्र बल केंद्र के अंदर की ओर लगता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, वेग की दिशा जो होती है वो स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, और अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल की दिशा जो होती है वो केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल की दिशा केंद्र की ओर होती है, वेग की दिशा हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। गुरुजी एक क्वेश्चन पूछा था, वायुमंडल के प्रदूषण को कम करने के लिए जो अभिक्रिया होती है CaO + CO2 = CaCO3, ये नहीं होगा, कुछ और होगा दोस्त मेरे, तुम दूसरा तीसरा चौथा बताओगे तब होगा। ये तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने की एक क्रिया है। अगला बताओ, दाब में परिवर्तन करने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होगा। देखो संपीड्यता जो है, मतलब जिसको सबसे ज्यादा दबाया जा सकता है, संपीड्यता सबसे अधिक होती है गैस की, उससे कम होती है द्रव की, सबसे कम होती है ठोस की। ठोस को आप दबा ही नहीं सकते, सबसे ज्यादा गैस को दबा सकते हैं। तो आकृति में न्यूनतम परिवर्तन जो होगा वो ठोस में होगा। दाब लगाने पर सबसे न्यूनतम परिवर्तन किसमें होगा, ठोस में होगा। सर वन शॉट से रिवीजन में बहुत मदद मिलती है, एकदम कोशिश करेंगे दोस्त मेरे डालने का। दाब में परिवर्तन करने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होता है। न्यूनतम परिवर्तन बताओ, सबसे न्यूनतम परिवर्तन किसमें होगा, व्हाट इज द आंसर। ठोस में होगा, क्योंकि संपीड्यता इसकी सबसे कम होती है, सबसे कम इसको कंप्रेस किया जाता है। इसका इंग्लिश होता है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी इसको कहते हैं दोस्त मेरे, कंप्रेसिबिलिटी। अगला बताओ, यदि किसी वस्तु का घनत्व डैश हो तो वह वस्तु द्रव में तैरेगा। हमेशा बोले घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा तो तैरेगा, घनत्व कम होगा तो तैरेगा, और घनत्व अधिक होगा तो डूबेगा। घनत्व अधिक होगा, घनत्व अधिक होगा दोस्त मेरे तो डूबेगा। घनत्व कम होगा तो तैरेगा, और घनत्व अधिक होगा तो डूबेगा। जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी वस्तु का घनत्व क्या हो तो वस्तु द्रव में तैरेगा। द्रव के घनत्व से कम होगा तब तैरेगा। हाँ एकदम, द्रव के घनत्व से कम होगा तब तैरेगा।
घनत्व अधिक होगा तो डूब जाएगा। अगला, यदि किसी वस्तु को इतना सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी एफ का मान अ लगा हुआ है ना, तो निगेटिव हो जाएगा। -2.5 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यू का मान दिया हुआ है -5 सेंटीमीटर, तो उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होगा? ये एफ और यू से भी निकाल लो, भी निकाल लो, आप आवर्धन का मान लगा दो -v/u, आंसर आ जाएगा। कैसे निकालोगे भी? फॉर्मूला लगा दो, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये फॉर्मूला लगा दो। यहां से u और f दिया हुआ है, v निकल जाएगा, यहां ले जाकर पुट कर दो आंसर, यहां ले जाके पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं जिसको प्रैक्टिस होगा बहुत आसानी से बना लीजिएगा। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? कौन ऐसा है जो वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्यास्त, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारे का टिमटिमाना, यह भी वायुमंडलीय अपवर्तन है। इंद्रधनुष का निर्माण, यह वर्ण विक्षेपण है, वर्ण विक्षेपण है, 7 रंगों में टूट जाता है। फिर कहता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, यह परावर्तन का उदाहरण है, परावर्तन का उदाहरण है। चेहरे पर बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए दाढ़ी बनाने वाले आईने, यह भी परावर्तन का उदाहरण है। और तारे का टिमटिमाना और सूर्य का वास्तविक सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तक दिखाई देना, यह वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। उत्तल दर्पण में अनंत से ध्रुव की ओर आती हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। अनंत से अगर आएगा तो वो प्रतिबिंब कहां बनाएगा? फोकस पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। देखो हमेशा ध्यान रखना, अ लगा हुआ होगा, एफ का मान निगेटिव होगा, और एफ निगेटिव होगा तो पी बराबर 1/f होता है। ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव, तो पावर भी निगेटिव होगा। और अगर ऊ लगा हुआ होगा तो फोकस दूरी पॉजिटिव होगा और पावर भी पॉजिटिव होगा। अ का मतलब होता है नहीं, अमान्य, जो मान्य नहीं है, तो अ लगा हुआ होगा तो फोकस दूरी निगेटिव, ऊ लगा हुआ होगा तो फोकस दूरी पॉजिटिव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी, एकदम अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी, एकदम सही है। फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतना ही अधिक होगा, ये साफे गलत है। फोकस दूरी ज्यादा होगा क्षमता कम ना होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, गलत है। यही आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। सर मेरा एलपी में हुआ है, दोबारा पेपर दें कि नहीं? एकदम नहीं देना है। काहे देना है दोबारा पेपर रे? किसी का सीट नहीं खाना है, चला, किसी का हक नहीं खाओ, खाओ इतना कि पच जाए। बताओ, प्रतिरोध का एसआई मात्रक किसके समतुल्य है? आर बराबर होता है V/I, आर बराबर होता है V/I, भी बोले तो वोल्ट बटा एम्पियर, आंसर। अगला, इतना 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजन, खाली जोड़ देना, 2 3 5 6 11 ओम, आंसर खाली जोड़ देना है। वाटर पंप, वाटर पंप यानी मोटर की बात कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। वाटर पंप में लगा होता है मोटर, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ये जो वाटर पंप है ये विद्युत ऊर्जा देते हैं, इसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। बताओ, किसी चालक में चार्ज गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। देखो I बराबर होता है Q/T, आवेश यानी चार्ज मतलब हो गया आवेश, चार्ज का हिंदी होता है आवेश। आवेश के गतिमान होने की दर, आवेश के गतिमान होने की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है, आंसर। आवेश के गतिमान होने की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। अच्छा, कितने लोगों को शॉर्ट्स पसंद आता है? 1 शॉट एक बार 8 टाइप करो। जिनको 1 शॉट्स पसंद आता है एक बार 8 टाइप करो। हो। अगला 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 क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर की हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन। अभिवाह का मतलब होता है फ्लक्स, अभिवाह का मतलब होता है फ्लक्स। फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण का था, फ्लक्स में परिवर्तन से ईएमएफ जनरेट होगा, यानी अभिवाह में परिवर्तन से ईएमएफ जनरेट होगा। प्रणाली में गैल्वेनोमीटर की उपस्थिति नहीं भाई। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहता है कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह यानी फ्लक्स में परिवर्तन। पता, इतना प्रोटॉन इतना न्यूट्रॉन, किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या, कोई मान लो एक तत्व है, इसका 13 प्रोटॉन है, 14 न्यूट्रॉन है, तो 14 न्यूट्रॉन अगर है दोस्त मेरे, इसका मतलब 14 3 17 10 27 रहा होगा तब ना, 27 में 13 ही 14 होगा, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा 27U। देख लो, कहता है ये अगर 13 प्रोटॉन है तो ये 13 प्रोटॉन यही परमाणु संख्या है। कह रहा है 14 न्यूट्रॉन है, ये 14 तब होगा जब ये 27 होगा तब ना, 27 में 13 14 होगा, आंसर बी फॉर बॉल। ठीक है से मार रहा है बी ना। अगला,
हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन होता है 1 1 होगा तो प्रोटॉन होगा एक, इसमें न्यूट्रॉन भी होगा एक। नाभिक में तो यही दोनों रहता है, नाभिक में यही दोनों रहता है। आंसर बता दो, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। केवल एक प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, इनमें से कुछ नहीं। क्या आंसर होगा? केवल एक प्रोटॉन। किससे बना होता है? केवल एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कहां होता है? न्यूट्रॉन तो जीरो ना होता है, तब नहीं आंसर है। देखो एक में से एक गया जीरो ना, न्यूट्रॉन तो जीरो होता है, इसका मतलब नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, केवल एक प्रोटॉन होता है। सर कॉम्बो बैच से बहुत क्वेश्चंस थे। हाँ दोस्त मेरे, एकदम आप पढ़िएगा तो एकदम क्वेश्चन बनेगा। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात कितना होगा? बताओ। H2O है, ये टूटेगा H2 + O2 में, इसका मोलर अनुपात निकालो कितना होता है? इसका मोलर अनुपात निकालो कितना आता है? ई हो जाएगा, यहाँ 2 दे दो, यहाँ 2 दे दो, अब ये बैलेंस हो गया, तो ये हो गया मोल में अगर कहिएगा तो ये 2:1 हो गया। मोलर अनुपात जो यहाँ होता है वही मोलर अनुपात होता है। जैसे अगर H2 है तो मोल अगर हम कहेंगे, मोल अगर कहेंगे तो 1 होगा। ये 2H2 है, 2H2 है तो मोल अगर कहेंगे 2 होगा। 3H2 है तो मोल अगर कहेंगे तो 3 होगा। अब यहाँ 2 है तो 2 हो गया, 1 है तो 1 हो गया, यानी 2:1 इज राइट आंसर। अगला, उदासीनीकरण अभिक्रिया के प्रकरण में प्राप्त उत्पाद क्या होता है? लवण और जल, लवण और जल, लवण और जल, लवण और जल, और अम्ल 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 क्षार से अभिक्रिया करेगा, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो ये बना देगा लवण, लवण 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 प्लस जल बना देगा। और यही अगर अम्ल अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो ये बना देगा लवण, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बना देगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बना देगा। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। बताओ। सभी उत्पाद जल में विलय, एकदम अवक्षेपण अभिक्रिया का जो अवक्षेप होता है जल में अघुलनशील होता है, यह गलत है। इनमें से अभिकारक कार्बनिक यौगिक होना चाहिए, यह हमेशा 80 डिग्री सी पर होता है। 2 स्वच्छ विलयन को मिलाने से ठोस द्रव्यमान अलग हो जाता है, यही आंसर हो जाएगा, टी फॉर डॉग। और अवक्षेपण अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। अवक्षेपण अभिक्रिया जो है यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। और हमेशा ठोस द्रव्यमान अलग होता है जो कभी गैस में नहीं बदलता। और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। लेड आयोडाइड का कैसा होता है? पीले रंग का होता है। देख लो, SO4 डबल माइनस Ba++ अभिक्रिया के दौरान BaSO4, तो BaSO4 क्या है? अवक्षेप है। BaSO4 क्या है? अवक्षेप है। BaSO4 एक अवक्षेप है। और कैसा अवक्षेप है? ठोस अवक्षेप है। कैसे रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। आंसर मार दो जल्दी से। जल में विलय होता है कि जल में अविलयी होता है? जल में अविलयी होता है। जल्दी बताओ। जल में अविलयी होता है। ये जल में जितना भी अवक्षेप है वो जल में अविलय होता है, अविलय होता है, जल में अविलय होता है। आंसर बता, व्हाट इज द आंसर? जल में अविलय होता है। हाँ, नॉट सॉल्युबल। बुक नहीं आया तो बुक आ जाएगा दोस्त मेरे। अगला बताओ। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान न तो सृजित किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता। जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। होगा? लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन तो किया जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ, कौन सा कथन सत्य है? एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए।